ऐसा कहा जाता है कि कुछ मुलाकातें सिर्फ एक रात की होती हैं, लेकिन वे पूरी जिंदगी की तकदीर बदल देती हैं। कुछ लोग हमें हमारी सबसे कठिन घड़ी में मिलते हैं। उस समय वे केवल एक अजनबी लगते हैं जो हमारी जिंदगी से गुजर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही वह कड़ी थे जिसे किस्मत ने बहुत पहले से हमारे लिए संभाल कर रखा था। और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो दशकों तक दफन रहते हैं। लोग सोचते हैं कि वे सच उन लोगों के साथ ही मिट्टी में दफन हो जाएंगे जो उन्हें जानते हैं, लेकिन अंत में नियति उन्हें फिर से उजाले में ले ही आती है। उस रात जयपुर का आसमान भारी काले बादलों से ढका हुआ था। मालहोत्रा हवेली के बाहर खड़े पुराने पेड़ों के बीच से तेज हवा सीटी बजाते हुए गुजर रही थी। बिजली की चमक बार बार आसमान को चीर रही थी, मानो कई वर्षों का सबसे बड़ा तूफान शहर की ओर बढ़ रहा हो। शहर के उत्तरी हिस्से की पहाड़ी पर बनी विशाल मालहोत्रा हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की के सामने सावित्री मालहोत्रा खड़ी थीं। 55 वर्ष की यह महिला अपार दौलत की मालकिन थीं, जिसका सपना बहुत से लोग देखते थे। वह मालहोत्रा टेक्सटाइल समूह की प्रमुख थीं, जो राजस्थान के सबसे बड़े उद्योगों में से एक था। उनके पास आलीशान गाड़ियां थीं, विशाल हवेली थी, सत्ता थी और प्रतिष्ठा भी। लेकिन हर रात जब वह इसी तरह अकेली खिड़की के सामने खड़ी होती, तो उन्हें लगता कि दुनिया में उनसे अधिक अकेली कोई महिला नहीं है। उनकी आंखें बाहर बरसती बारिश पर टिकी थीं, लेकिन मन 20 साल पुरानी यादों में डूबा हुआ था। 20 साल, इतना समय कि एक बच्चा बड़ा होकर जवान हो जाए, इतना समय कि एक शहर पूरी तरह बदल जाए, इतना समय कि शरीर के घाव भर जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने बच्चे को खो चुकी एक माँ के दिल का दर्द मिट सके। उन्हें आज भी वह दिन साफ याद था। दशहरा का दिन। पूरा जयपुर रोशनी, संगीत और हंसी से भरा हुआ था। उस समय अर्जुन सिर्फ 10 साल का था। उसने नीली कमीज पहनी थी, जिसे सावित्री ने खुद चुना था। वह अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए था, लगातार सवाल पूछता जा रहा था। वह आखिरी बार था जब सावित्री ने अपने बेटे को देखा था। भीड़ के बीच केवल एक पल के लिए उस छोटे से हाथ ने उनका हाथ छोड़ा, और उसी पल अर्जुन उनकी जिंदगी से भी गायब हो गया। पिछले 20 वर्षों में सावित्री ने कभी तलाश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने जासूस रखे, इनाम घोषित किए, पूरे देश में खोज की, यहाँ तक कि गुमशुदा बच्चों की सहायता के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी दिन उन्हें अपने बेटे का कोई सुराग मिल जाएगा। लेकिन हर सुराग बंद गली में जाकर समाप्त हो जाता, हर उम्मीद निराशा में बदल जाती। उसी समय बूढ़े प्रबंधक मोहन कमरे में आए। उन्होंने धीरे से कहा, मालकिन। सावित्री उनकी ओर मुड़ी। क्या बात है? एक आदमी मुख्य द्वार के बाहर खड़ा है। सावित्री ने भौहें सिकोड़ लीं। कोई सामान बेचने वाला है क्या? मोहन ने सिर हिलाया। नहीं, वह एक गाय चराने वाला आदमी है। बारिश बहुत तेज है, इसलिए सिर्फ एक रात शरण मांग रहा है। सावित्री ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। तीसरी मंजिल की खिड़की से वह मुख्य द्वार देख सकती थीं। मूसलाधार बारिश के बीच एक आदमी 2 दुबली पतली गायों के साथ खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, सिर झुका हुआ था। वह बेहद दयनीय लग रहा था। पास खड़ी नौकरानी धीरे से बोली, मालकिन, उसे कुछ पैसे देकर भेज दीजिए। सावित्री कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, ऐसी बारिश में वह मर जाएगा। उसे पीछे वाले गोदाम में ठहरने की जगह दे दो। मोहन ने सिर झुका लिया। जी मालकिन। मुख्य द्वार के बाहर रवि नाम का वह आदमी ठंड से कांप रहा था। लगभग 30 साल का, धूप में जली हुई त्वचा, सादा चेहरा, भोली और शांत आंखें।
जब उसे भीतर आने की अनुमति मिली तो उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद मालकिन का, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सिर्फ रात भर के लिए एक छत चाहिए। मोहन उसे हवेली के पीछे बने पुराने गोदाम तक ले गए। रवि ने अपनी गायों को बांधा, फिर सूखे भूसे के ढेर पर बैठ गया। बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी, लेकिन कम से कम अब उसके सिर पर छत थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आधी रात अचानक एक भयानक बिजली कड़की। पूरी हवेली कांप उठी। उसी क्षण बिजली व्यवस्था में शॉर्ट सर्किट हो गया। सावित्री के शयन कक्ष में आग भड़क उठी। चीख पुकार पूरे घर में गूंजने लगी। नौकर चाकर घबराकर इधर उधर भागने लगे। काला धुआं तेजी से गलियारों में फैल गया। सावित्री कमरे के अंदर फंस गईं। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जलती हुई लकड़ी का एक भारी तख्ता रास्ता रोक चुका था। धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया। हर सांस दर्द देने लगी। बाहर लोग घबराकर चिल्ला रहे थे, मालकिन अभी भी अंदर हैं, कोई उन्हें बचाइए। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी समय रवि वहां पहुंचा। उसने गोदाम से चीखें सुनी थीं। बिना एक पल गवाए उसने एक कंबल पानी में भिगोया, उसे अपने शरीर पर लपेटा और सीधे आग के भीतर दौड़ पड़ा। सब लोग भय से चिल्ला उठे, मत जाओ, तुम मर जाओगे। लेकिन रवि नहीं रुका। धुएं से भरे कमरे के अंदर उसे सावित्री दिखाई दी। वह बिस्तर के पास गिरी हुई थी, लगभग बेहोश। रवि ने तुरंत उन्हें उठाया, अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की ओर भागा। कुछ ही सेकंड बाद जब दोनों बाहर निकल चुके थे, छत का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ। सब लोग स्तब्ध रह गए। यदि वह कुछ सेकंड भी देर कर देता तो दोनों की जान चली जाती। सावित्री को बाहर लाया गया। वह जोर जोर से खांस रही थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो सबसे पहले रवि को देखा। वह अजनबी आदमी जिसका चेहरा धुएं से काला पड़ चुका था, जिसके हाथ जल गए थे, लेकिन वह फिर भी डॉक्टर से चिंता भरे स्वर में पूछ रहा था, मालकिन ठीक तो हैं? सावित्री उसे लंबे समय तक देखती रही। उनके भीतर एक अजीब सी भावना उठी। वह सिर्फ कृतज्ञता नहीं थी, उससे कहीं अधिक एक अनजाना अपनापन। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद। रवि मुस्कराया, कोई बात नहीं, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। उस रात कई वर्षों बाद पहली बार सावित्री ने अर्जुन के खो जाने वाला दुःस्वप्न नहीं देखा। अगली सुबह उन्होंने रवि से कुछ दिन हवेली में रुकने का आग्रह किया। पहले उसने मना किया, लेकिन अंततः मान गया। नाश्ता बड़े भोजन कक्ष में परोसा गया। रवि बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी इतनी आलीशान जगह में भोजन नहीं किया था, न ही कभी चमचमाते चांदी के चाकू कांटे इस्तेमाल किए थे। सावित्री उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। अचानक उन्हें अपने बेटे अर्जुन की याद आ गई। बचपन में जब भी उसे किसी बड़े रेस्तरां में ले जाया जाता, वह भी इसी तरह झिझकता था। उसी समय रवि नीचे झुककर अपना गिरा हुआ रुमाल उठाने लगा। उसकी गर्दन में पहनी हुई चेन बाहर दिखाई दे गई। सावित्री की नजर उस पर पड़ी और उनका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। हाथ से चम्मच गिरकर मेज पर टकराया। शांत कमरे में उसकी आवाज गूंज उठी। सब लोग उनकी ओर देखने लगे, लेकिन सावित्री को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी निगाह उस चांदी के लॉकेट पर जमी हुई थी।
क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। हर निशान, हर नक्काशी, वह वही लॉकेट था जो उन्होंने अर्जुन के 10वें जन्मदिन पर विशेष रूप से बनवाया था। उसके पीछे खुदा था। अर्जुन मेरी रोशनी। दुनिया में उसका दूसरा नमूना हो ही नहीं सकता था। नहीं हो सकता। सावित्री कांपते हुए खड़ी हो गई। गार्ड, सारे दरवाजे बंद कर दो। कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। पूरा कमरा हैरान रह गया। रवि भी चौंक गया। सावित्री उसकी ओर बढ़ी। उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। उन्होंने लॉकेट की ओर इशारा किया। यह तुम्हें कहां से मिला? रवि ने हैरानी से कहा। यह वाला, मैं इसे बचपन से पहने हुए हूं। मेरी पालने वाली माँ कहती थी कि जब उन्होंने मुझे पाया था तब यह मेरे साथ था। यह उसी कंबल में मिला था जिसमें मैं लिपटा हुआ था। उस क्षण सावित्री का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उस पल सावित्री का दिल मानो धड़कना भूल गया। वह उस लॉकेट को घूरती रह गई। उनके होंठ कांप रहे थे। दोनों हाथ इतने कसकर भींचे हुए थे कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। पूरे 20 वर्षों तक उन्होंने उस वस्तु को पुरानी तस्वीरों में हजारों बार देखा था। उन्हें चांदी की सतह पर पड़ा हर छोटा खरोंच याद था, यहाँ तक कि हुक के पास बना वह छोटा सा निशान भी। वह निशान तब पड़ा था जब बचपन में अर्जुन ने उसे गिरा दिया था। कोई गलती नहीं हो सकती थी, कभी नहीं। सावित्री को लगा जैसे उनका सिर घूम रहा हो। उन्हें खड़े रहने के लिए मेज का सहारा लेना पड़ा। भोजन कक्ष में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी कभी मालकिन को इस तरह अपना संतुलन खोते नहीं देखा था। रवि चिंतित हो गया। मैडम, क्या आप ठीक हैं? सावित्री ने उसकी ओर देखा। पहली बार उन्होंने उस आदमी को ध्यान से देखा जो उनके सामने खड़ा था। वही आंखें, वही नाक, बात करते समय सिर को हल्का सा झुकाने का वही अंदाज। एक अजीब सी परिचित भावना उनके भीतर उठी। लेकिन 20 साल बीत चुके थे। वह 10 साल का बच्चा अब एक परिपक्व आदमी बन चुका था। वह उसे तुरंत कैसे पहचान सकती थी? सावित्री ने गहरी सांस ली। फिर धीरे से पूछा, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? रवि कुछ क्षण सोचकर बोला, लगभग 30 साल। लगभग? मुझे ठीक ठीक नहीं पता। मेरी पालने वाली माँ कहती थी कि जब उन्होंने मुझे पाया था तब मेरी उम्र करीब 10 साल थी। उस जवाब ने सावित्री के मन से लगभग सारे संदेह मिटा दिए, क्योंकि अर्जुन ठीक 10 साल की उम्र में लापता हुआ था। सब कुछ मेल खा रहा था। एक एक बात। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन आंसू बहने लगे। क्या तुम्हें अपने असली माता पिता के बारे में कुछ याद है? रवि ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब से मुझे होश आया मैं अपने पालक माता पिता के साथ ही रहा हूं। सावित्री ने सिर झुका लिया। आंसू मेज पर गिरने लगे। 20 साल। उन्होंने हर दिन इसी चमत्कार के लिए प्रार्थना की थी। हर सुबह उठते समय, हर रात सोने से पहले। लेकिन जब उम्मीद सच होती हुई दिखाई दी तो उन्हें विश्वास करने से डर लगने लगा। उन्हें डर था कि कहीं यह केवल एक संयोग न हो, कि कहीं उनका दिल फिर से एक बार टूट न जाए। उसी दोपहर सावित्री ने चुपचाप जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल से संपर्क किया। उन्होंने डीएनए परीक्षण कराने का आदेश दिया। सारी प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी कर दी गई। रवि भी राजी हो गया।
हालांकि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उस रात वह मेहमानों के कमरे में अकेला बैठा था, विशाल बगीचे की ओर देखता हुआ। उसके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। अगर वह महिला सचमुच उसकी असली मां थी, तो फिर वह 20 साल तक अनाथ की तरह क्यों जीता रहा? उसे किसी ने ढूंढा क्यों नहीं? और किस्मत ने उन्हें इस अजीब तरीके से दोबारा क्यों मिलाया? हवेली के दूसरे हिस्से में सावित्री भी सो नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने कमरे की पुरानी अलमारी खोली, धूल से ढके एल्बम बाहर निकाले। अर्जुन की एक एक तस्वीर सामने आने लगी। एक मुस्कुराता हुआ बच्चा, चमकती आंखें, होशियार और चंचल। सावित्री ने तस्वीर पर उंगलियां फेरी। आंसू लगातार बहते रहे। क्या मैं सचमुच तुम्हें वापस पाने वाली हूं, बेटा? उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मानो खुद से बात कर रही हो। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में स्थित एक आलीशान बंगले में राजेश मालहोत्रा अपने बेटे के साथ शराब पी रहा था। वह सावित्री के दिवंगत पति का छोटा भाई था। पिछले 20 वर्षों से उसे परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य माना जाता था। वह कंपनी के प्रबंधन में शामिल था। उसके पास काफी अधिकार थे और दिल की गहराइयों में उसे विश्वास था कि एक दिन मालहोत्रा परिवार की सारी संपत्ति उसी की होगी। तभी फोन की घंटी बजी। राजेश ने कॉल उठाई। उसका शांत चेहरा अचानक बदल गया। वह झटके से खड़ा हो गया। क्या? तुम फिर से कहो। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। वह गाय चराने वाला आदमी। सावित्री मैडम उसका डीएनए टेस्ट करवा रही हैं। राजेश के हाथ से शराब का गिलास छूट गया। वह जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। 20 वर्षों तक वह यही मानता रहा था कि अर्जुन मर चुका है। लेकिन अगर वह जिंदा हुआ तो? अगर वह आदमी सचमुच अर्जुन निकला तो? राजेश का दम घुटने लगा, क्योंकि सच्चाई केवल वही जानता था। 20 साल पहले अर्जुन को गायब करने की योजना उसी ने बनाई थी। उस समय वह यह सहन नहीं कर पा रहा था कि परिवार की सारी संपत्ति उसके भतीजे को मिलेगी। उसका लालच बढ़ता गया और अंततः एक दानव बन गया। उसने दशहरा मेले के दौरान अर्जुन का अपहरण करवाया। योजना बहुत सरल थी। लड़के को इतनी दूर ले जाया जाए कि वह कभी जयपुर वापस न आ सके। लेकिन भागते समय हुए एक हादसे के बाद वे अपहरणकर्ता गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि आगे क्या हुआ। यहाँ तक कि राजेश भी यही मान बैठा था कि अर्जुन मर चुका है। लेकिन अब अतीत वापस लौट रहा था और उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। नतीजे आने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ा। ये 3 दिन सावित्री और राजेश दोनों के लिए सबसे लंबे साबित हुए। एक प्रार्थना कर रही थी कि यह सच हो। दूसरा प्रार्थना कर रहा था कि यह सब एक गलती निकले। तीसरे दिन की सुबह डॉक्टर स्वयं रिपोर्ट लेकर हवेली पहुंचे। ड्राइंग रूम का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। सावित्री कुर्सी पर बैठी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। रवि खिड़की के पास खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने लिफाफा खोला, दस्तावेज पढ़ा, फिर सिर उठाया। कुछ क्षण चुप रहे, मानो यह सुनिश्चित करना चाहते हों कि सभी लोग सच सुनने के लिए तैयार हैं। फिर धीरे से बोले, परीक्षण के परिणाम की पुष्टि हो चुकी है। मां और बेटे के रिश्ते की संभावना 99.99% है।
समय जैसे थम गया। सावित्री ने डॉक्टर को देखा, फिर रवि को। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। 20 साल का दर्द, 20 साल की तलाश, 20 साल की निराशा। आखिरकार उन्हें अपना जवाब मिल गया। वह दौड़कर आगे बढ़ी और रवि को कसकर गले लगा लिया। नहीं, उन्होंने अर्जुन को गले लगाया, उस बेटे को जिसे वह हमेशा के लिए खो चुकी समझती थी। अर्जुन, मेरे बेटे, तुम जिंदा हो। उनकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज उठीं। यहां तक कि वर्षों से काम करने वाले नौकर भी रो पड़े। रवि स्तब्ध खड़ा रहा। अपने जीवन में पहली बार किसी ने उसे इस तरह बिना शर्त प्यार से गले लगाया था। एक गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और उस महिला को वापस गले लगा लिया। उसके कांपते होठों से एक शब्द निकला, मां। बस एक शब्द, लेकिन उसे सुनते ही सावित्री और जोर से रो पड़ी। वह इसी पुकार का 20 वर्षों से इंतजार कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि ठीक उसी क्षण जब मां और बेटा फिर से मिले, शहर के दूसरे छोर पर राजेश अपनी कुर्सी पर जड़ बना बैठा था। उसका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद पड़ चुका था। वह समझ गया था, जिस दुस्वप्न से वह सबसे ज्यादा डरता था, वह आखिरकार सच बन चुका है। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगर अर्जुन वापस आ गया था, तो एक दिन 20 साल पुराना रहस्य भी अंधेरे से बाहर आ जाएगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, राजेश की पूरी दुनिया बिखर जाएगी। राजेश उस रात बिल्कुल नहीं सोया। वह अपने अध्ययन कक्ष में अकेला बैठा रहा। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ मेज पर रखा एक छोटा सा लैंप उसकी थकी हुई शक्ल पर हल्की रोशनी डाल रहा था। उसके सामने मेज पर 20 साल पुरानी एक पारिवारिक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में सावित्री मुस्कुरा रही थी। उसका बड़ा भाई उनके पास खड़ा था और अर्जुन तब सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। वही बच्चा जिसे राजेश ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट समझा था। राजेश बहुत देर तक उस तस्वीर को देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। लेकिन वह हंसी जल्दी ही सिसकियों में बदल गई। 20 साल पहले उसके पास एक अच्छा चाचा बनने का मौका था, एक अच्छा छोटा भाई बनने का मौका था, लेकिन लालच ने उससे दूसरा रास्ता चुनवा लिया। वह रास्ता जो सीधे नरक की ओर जाता था। अगली सुबह अर्जुन मल्होत्रा की वापसी की खबर पूरे जयपुर में फैल गई। बड़े बड़े अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर खबर छापी। मल्होत्रा समूह का खोया हुआ उत्तराधिकारी 20 साल बाद आखिरकार मिल गया। बधाइयों के सैकड़ों फोन हवेली में आने लगे। सावित्री के जानने वाले लोग लगातार मिलने पहुंचने लगे। हर कोई उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहता था। लेकिन इस खुशी के बीच सावित्री ने एक बात महसूस की। अर्जुन उन अमीर लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था जिन्हें वह अब तक जानती आई थी। इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का सच जानने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वह अब भी सुबह बहुत जल्दी उठता था, अब भी अपने हाथों से गायों को चारा खिलाता था, अब भी माली के साथ पेड़ पौधों की छंटाई में मदद करता था, और अब भी हर नौकर चाकर से सम्मान पूर्वक बात करता था। एक सुबह सावित्री ने देखा कि अर्जुन रसोई के पीछे वाले हिस्से में कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। वह हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों खा रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया। क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है। और वैसे भी
कमला आंटी की बनाई करी मुख्य रसोई के शेफ से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। सब लोग हंस पड़े। सावित्री भी मुस्कुरा उठी। बहुत समय बाद मल्होत्रा हवेली में इतनी हंसी गूंजी थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद हवेली में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। सावित्री चाहती थी कि वह आधिकारिक रूप से अर्जुन का परिचय व्यापार जगत और कंपनी के सभी शेयरधारकों से कराएं। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। महंगी कारों की लंबी कतार मुख्य द्वार से पहाड़ी के नीचे तक लगी हुई थी। अर्जुन ने वह काला सूट पहना था जो सावित्री ने उसके लिए विशेष रूप से तैयार करवाया था। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, पूरा हॉल शांत हो गया। कई लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। उसकी शक्ल की वजह से नहीं, उसके व्यक्तित्व की वजह से। गरीबी में पलाबधा होने के बावजूद अर्जुन में एक अद्भुत आत्मविश्वास और संतुलन था। न कोई घमंड, न कोई हीन भावना, मानो वह जन्म से ही इस स्थान के लिए बना हो। सावित्री ने अपने बेटे का हाथ थाम लिया। भावनाओं से भरी उनकी आवाज कांप रही थी। आज मैं आप सभी से अपने बेटे का परिचय करवाना चाहती हूँ, अर्जुन मल्होत्रा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि सावित्री इस दिन का 20 साल से इंतजार कर रही थीं। भीड़ में एक युवती चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसका नाम अनाया शर्मा था। वह जयपुर की एक प्रसिद्ध वकील थी। उसे कंपनी की कानूनी सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया था। जब उसने अर्जुन को देखा तो उसके मन में जिज्ञासा जागी, क्योंकि वह उन अमीर उत्तराधिकारियों जैसा बिल्कुल नहीं था जिन्हें वह पहले देख चुकी थी। उधर समारोह जारी था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि तकनीकी क्षेत्र के पीछे एक अजनबी आदमी छिपा हुआ था। उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से ठंडी आवाज आई, सब तैयार है? उस आदमी ने ऊपर झूल रहे विशाल क्रिस्टल झूमर की ओर देखा। हाँ, वह आज रात जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ राजेश ने धीरे से फोन काट दिया। उसकी आंखों में निराशा और भय दोनों थे। वह जानता था अगर अर्जुन जिंदा रहा तो एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कम से कम वह खुद को यही समझा रहा था। समारोह आगे बढ़ता रहा। अर्जुन मेहमानों से बात कर रहा था। तभी अचानक धातु टूटने की एक आवाज सुनाई दी। चर्र। पहले बहुत हल्की, लेकिन अगले ही पल सैकड़ों किलो वजन वाला विशाल झूमर बुरी तरह हिलने लगा। एक महिला ने ऊपर देखा और चीख पड़ी, सावधान। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। अर्जुन प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि झूमर सीधे उसकी ओर गिरने लगा। उसी क्षण भीड़ में से एक आकृति बिजली की तरह दौड़ी। उसने अर्जुन को पूरी ताकत से धक्का दिया। धड़ाम। एक भयानक धमाका पूरे हॉल में गूंज उठा। क्रिस्टल का झूमर हजारों टुकड़ों में टूट गया। हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोगों की चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल बाद उसने सिर उठाया और उस व्यक्ति को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। वह अनाया थी। उसकी बाह में कांच का एक बड़ा टुकड़ा गहराई तक धंस गया था। खून संगमरमर के फर्श पर बह रहा था। अर्जुन तुरंत उसके पास दौड़ा। आप घायल हो गई हैं। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की।
कम से कम आप जिंदा तो हैं। पहली बार अर्जुन के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह नहीं जानता था कि उस एहसास को क्या नाम दे, लेकिन उसी पल से उसकी नजरें अनाया से हट नहीं पा रही थीं। जब पूरा हॉल अफरातफरी में डूबा हुआ था, इंस्पेक्टर प्रकाश ने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया। उन्होंने झूमर के सहारे को ध्यान से जांचा। कुछ ही मिनटों बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सावित्री की ओर देखा। यह कोई हादसा नहीं था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। प्रकाश ने टूटी हुई स्टील केबल उठाई। इसे काटा गया है। यह हत्या की कोशिश है। यह सुनते ही सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत अर्जुन की ओर देखा। 20 साल पहले किसी ने उनसे उनका बेटा छीन लिया था और अब कोई फिर से उसे मारना चाहता था। वह समझ गई, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहीं न कहीं अंधेरे में अब भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो अर्जुन की वापसी से कांप रहा था। और वही व्यक्ति शायद 20 साल पहले हुई उस त्रासदी का असली अपराधी भी था। उधर राजेश अपनी कार में बैठा था। जब उसे पता चला कि योजना असफल हो गई है, तो उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन पहली बार उसके भीतर लालच से भी बड़ा एहसास जन्म ले चुका था, डर। क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि किस्मत धीरे धीरे उसके गले में फंदा कस रही है। और सामने 20 साल पुराना एक भयानक रहस्य, जो इतने समय से अंधेरे में दफन था, अब बाहर आने की तैयारी कर रहा था। राजेश उस रात बिल्कुल नहीं सोया। वह मल्होत्रा हवेली के बड़े हॉल में खड़े इंस्पेक्टर प्रकाश को देख रहा था। प्रकाश के हाथ में कटा हुआ स्टील का केबल था। चारों ओर सभी मेहमानों को बयान दर्ज कराने के लिए रुकने को कहा गया था। पूरा माहौल भारी और तनावपूर्ण हो चुका था। कुछ घंटे पहले तक यह एक भावुक पुनर्मिलन का समारोह था, लेकिन अब वह एक हत्या के प्रयास की जांच का घटनास्थल बन चुका था। सावित्री अर्जुन के पास बैठी थीं। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। 20 साल पहले उन्होंने अपना बेटा खो दिया था और आज वह उसे दूसरी बार खोने से बाल बाल बची थीं। पुराना घाव अभी भरना शुरू ही हुआ था कि किस्मत ने फिर उसी जगह वार कर दिया। अनाया का उपचार हो चुका था। उसकी बाह पर पट्टी बंधी थी, फिर भी वह पास ही बैठी थी। उसकी नजर बार बार अर्जुन की ओर चली जाती थी। वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर अभी भी डर था। सिर्फ 1 सेकंड की देरी होती तो अर्जुन उसकी आंखों के सामने मर चुका होता। इंस्पेक्टर प्रकाश आगे बढ़े। मिसेस सावित्री, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सावित्री ने सिर हिलाया। प्रकाश सामने बैठ गए। परिवार के जान पहचान वालों में अर्जुन के वापस आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? यह सवाल सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। सावित्री ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में एक नाम तुरंत उभरा। राजेश, उनके दिवंगत पति का छोटा भाई। वही व्यक्ति जो पिछले 20 वर्षों से उनके साथ था। वही व्यक्ति जो कंपनी के अधिकांश संचालन को नियंत्रित कर रहा था। अगर अर्जुन कानूनी उत्तराधिकारी बन जाता तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता। फिर भी सावित्री के पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता,
प्रकाश कुछ क्षण उन्हें देखते रहे, फिर खड़े हो गए। वह एक अनुभवी पुलिस अधिकारी थे और उनका अनुभव कह रहा था कि सावित्री कुछ छिपा रही हैं। अगली सुबह जब जांच जारी थी, पुराना प्रबंधक मोहन सावित्री के कमरे के बाहर पहुंचा। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। मालकिन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सावित्री ने उसका चेहरा देखा, कुछ असामान्य था। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मोहन, क्या बात है? मोहन ने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा खोला। उसमें से एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। मुझे यह पुरानी फाइलों के गोदाम में मिली। पहले मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन बाबू के लौटने के बाद मुझे लगा आपको यह देखनी चाहिए। सावित्री ने तस्वीर हाथ में ली। यह 20 साल पहले के दशहरा मेले की तस्वीर थी, उसी दिन की जिस दिन अर्जुन लापता हुआ था। उन्होंने उस दिन की सैकड़ों तस्वीरें देखी थीं, लेकिन यह तस्वीर देखते ही उनकी नसों में खून जैसे जम गया। तस्वीर के एक कोने में एक अजनबी आदमी अर्जुन का हाथ पकड़े हुए था, और उससे भी भयावह बात यह थी कि उसी आदमी के पीछे राजेश खड़ा दिखाई दे रहा था। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। मोहन, यह तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? पुराने रिकॉर्ड रूम में। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर इसे छिपाया था। सावित्री की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि कई पुरानी यादें अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगीं। जिस दिन अर्जुन गायब हुआ, राजेश आखिरी व्यक्ति था जिसने उसे देखा था। राजेश ही पहला व्यक्ति था जिसने कुछ वर्षों बाद खोज बंद करने की सलाह दी थी, और राजेश ही वह व्यक्ति था जिसे अर्जुन के गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। एक भयावह शक उनके भीतर जन्म लेने लगा, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करना चाहती थीं। उसी शाम एक बूढ़ा आदमी हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वह दुबला पतला था, कमर झुकी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा भय था। वह जिद कर रहा था कि उसे अर्जुन से मिलना है। सुरक्षा कर्मियों ने कई बार उसे रोका, लेकिन आखिरकार सावित्री ने उसे अंदर बुला लिया। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। अर्जुन हैरान रह गया। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, मैं ड्राइवर हूँ, वही ड्राइवर जिसने 20 साल पहले तुम्हें उस कार में बैठाया था। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। सावित्री के हाथ से गिलास गिर पड़ा और टुकड़ों में टूट गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई जोर से सांस लेने की भी। बूढ़ा आदमी रो पड़ा। 20 साल से मैंने एक भी रात चैन से नहीं बिताई। हर रात उस अपराध का बोझ उठाया है। अर्जुन उसके पास गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे बताइए, उस दिन क्या हुआ था? बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और वह सच बता दिया, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जिस आदमी ने तुम्हारे अपहरण के लिए हमें पैसे दिए थे, वह राजेश मल्होत्रा था। धड़ाम। सावित्री को लगा जैसे पूरी दुनिया बिखर गई हो। उन्हें पहले से शक था, लेकिन जब यह बात एक गवाह के मुंह से निकली, तो दर्द किसी खंजर की तरह उनके दिल में उतर गया। जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला निकला। इंस्पेक्टर प्रकाश को तुरंत बुलाया गया।
ड्राइवर ने पूरी कहानी सुनाई। हर घटना, हर मुलाकात, हर भुगतान, हर बयान एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था, राजेश। पुलिस ने तुरंत उसे पूछताछ के लिए बुला लिया। समन मिलने पर राजेश समझ गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वह अपने कार्यालय में चुपचाप बैठा रहा। खिड़की के बाहर जयपुर हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया ढह चुकी थी। पुलिस स्टेशन में शुरुआत में राजेश ने हर आरोप से इनकार किया। उसने कहा कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि सारे सबूत नकली हैं। लेकिन जब प्रकाश ने उसके सामने वह पुरानी तस्वीर रखी और कई गवाहों के बयान पेश किए, तो उसका आखिरी आत्मविश्वास भी टूट गया। राजेश ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांपने लगे। 2 घंटे की खामोशी के बाद वह रो पड़ा। मैं स्वीकार करता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। योजना मैंने ही बनाई थी। मैं सिर्फ चाहता था कि अर्जुन गायब हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। प्रकाश ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। 20 साल तक एक मां दर्द में जीती रही। एक बच्चा अपना पूरा बचपन खो बैठा। और आप कहते हैं कि आपने परिणामों के बारे में नहीं सोचा। राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ सिर झुकाए बैठा रहा, क्योंकि पहली बार उसके पास अपने अपराध का कोई बहाना नहीं बचा था। 1 महीने बाद मुकदमा शुरू हुआ। पूरा जयपुर उस पर नजर रखे हुए था। अनाया अर्जुन की ओर से वकील बनी। अदालत में उसने एक-एक सबूत पेश किया, एक-एक गवाही रखी और 20 साल पुराने अपराध की हर कड़ी को जोड़ दिया। अब किसी को कोई संदेह नहीं था। जब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था वह इसी सजा का हकदार था। ले जाए जाने से पहले उसने अर्जुन से मिलने की अनुमति मांगी। दोनों आमने सामने खड़े रहे। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राजेश की आवाज भर्रा गई। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि कुछ भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर अगला जन्म हुआ तो मैं कभी लालच का रास्ता नहीं चुनूंगा। अर्जुन ने उसके सफेद बालों को देखा, उसका झुका हुआ शरीर देखा, उस चेहरे को देखा जिसमें कभी सत्ता का घमंड था। फिर धीरे से बोला, मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन मैं नफरत के साथ भी नहीं जीना चाहता। राजेश रो पड़ा। शायद यही सबसे बड़ी क्षमा थी जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। मुकदमे के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अर्जुन ने आधिकारिक रूप से मल्होत्रा समूह की कमान संभाल ली, लेकिन वह बदला नहीं। वह अब भी सरल था, अब भी विनम्र था और अब भी अपने पालक माता पिता को नहीं भूला था। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए और उन गरीब लोगों की मदद की जिनकी तरह कभी उसका अपना परिवार भी संघर्ष करता था। एक शाम वह हवेली के बगीचे में अनाया से मिला, वहीं जहां दोनों ने पहली बार लंबी बातचीत की थी। हल्की हवा फूलों के बीच से गुजर रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। तुम जानती हो, अगर उस दिन तुमने मुझे धक्का न दिया होता तो मैं मर चुका होता। अनाया हंस पड़ी। तुम मुझे और कितनी बार धन्यवाद कहोगे? अर्जुन आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। शायद पहली बार वह सचमुच घबराया हुआ था। मैं अब धन्यवाद नहीं कहना चाहता,
मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? अनाया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। 1 साल बाद उनकी शादी पूरे परिवार और शहर के आशीर्वाद के बीच संपन्न हुई। सावित्री अपने बेटे और बहू को देख रही थीं। खुशी के आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। 20 साल पहले उन्हें लगा था कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन किस्मत ने आखिरकार उन्हें उससे भी ज्यादा लौटा दिया, जितनी उन्होंने कभी उम्मीद की थी। कई साल बाद जब भी वह हवेली के बगीचे में बैठती और अपने पोते पोतियों की हंसी सुनती, तो उन्हें उस बरसाती रात की याद आ जाती। वही रात जब एक गरीब चरवाहा आश्रय मांगने उनके दरवाजे पर आया था। अगर उस दिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया होता, तो शायद वह अपने बेटे को कभी वापस नहीं पा पाती। तब उन्हें समझ आया कि चमत्कार हमेशा वैसा नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। वह फटे हुए कपड़ों में आ सकता है, ठंडी बारिश में भीगता हुआ आ सकता है, एक अजनबी के रूप में भी आ सकता है। लेकिन अगर दिल में करुणा हो और दरवाजा खुला हो, तो किस्मत अंदर आती है और सब कुछ बदल देती है।